जोर बहुत रहता है कि जो गुणवत्ता है वो पूरी कायम रहे, क्योंकि फाउंडेशन जो कि नींव के निर्माण का कार्य होता है उसमें गुणवत्ता की थोड़ी सी भी कमी कितना बड़ा नुकसान दे सकती है, तो आप सभी साधारण बुद्धि से ये सोच सकते हैं। तो इसलिए एक जो परंपरा, जो संस्कृति संस्था में रही कि गुणवत्ता जो है वो कार्य की वो पूरी बनी है। विदेशों के अंदर भी मतलब कि 8-10 देशों के अंदर काम अभी चल रहा है, और इन सब के अलावा कुछ छोटे मोटे काम और भी करते रहते हैं। लेकिन साथ में बहुत से जो विभाग हैं उसके अंदर प्लांट मशीनरी का है, तो टेक्निकल डेवलपमेंट का है, तो आपके अकाउंट्स और फाइनेंस और ये सब तो होते ही हैं, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने अपना ही आईटी डिपार्टमेंट बनाया है, जिसके अंदर जितना जो प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं, जो प्रोग्राम हम काम में लेते हैं, उसका उनका डेवलपमेंट सारा हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने किया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक अच्छा मजबूत टीम जो है हमारी वो आईटी की भी है। लेकिन इन सब के पीछे, इन सब कामों के पीछे होता है व्यक्ति। उस व्यक्ति का ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। मैं सिंप्लेक्स के लोगों को अपने परिवार की तरह मानता हूं, और मेरा जो परिवार जो कि 85 वर्ष से इस कंपनी की परंपरा है, और आज 50 वर्ष मुझे भी हो गए इसके अंदर, ये परंपरा, परिवार की परंपरा ठीक ढंग से है या नहीं, इसके अंदर जो बड़े हैं और जो नौजवान आ रहे हैं, नवयुवतियां आ रही हैं, उनका विकास समुचित ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो विभाग है, तो जिसके अंदर दिल्ली विभाग, उसका जो दिल्ली का जो विभाग है उसको मिश्रा जी देखते हैं। वैसे हमारी हेड ऑफिस तो कलकत्ता है, लेकिन दिल्ली हमारे मुख्य ब्रांच है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और काफी काम यहाँ पर होते रहते हैं। खैर, ये हमारा बैकग्राउंड है। हाँ, करें बीच बीच में आदत पड़ गई है, सौ अंग्रेजी के शब्द आ जाए तो आप, लेकिन खुले मन से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। विश्वविद्यालय या विद्यालयों से बहुत से लोग समझते हैं हमारा क्या लेना देना, और सच है कि सरस्वती के इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने की योग्यता हमें नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या बाहर का जो पथ जो है उसको झाड़ बुहार करके साफ रखने की तो मतलब कम से कम सेवा का अवसर हमें मिलेगा ही। मैं सच कहूं तो मतलब कि हमारा इससे ज्यादा अधिकार नहीं है। हम सरस्वती के मंदिर का जो पथ है, कम से कम उसके अंदर, उस पथ पर जो जाने वाले हैं, जो सरस्वती के मंदिर में माँ की पूजा करने वाले हैं, कम से उनके पाँव में ठोकर नहीं लगे, वो ठीक ढंग से जा सकें। क्या बात है। मैं हमारी भूमिका एक क्षेत्र में मैं इतनी ही समझता हूं। और यह तो मतलब कि आप जैसे आचार्यों की कृपा है कि मौका पड़ता है तो मतलब कि संस्था जो है वो ये पुस्तकें प्रकाशित करती है। वैसे भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान की स्थापना मेरे दादाजी ने की। भारतीय विद्या मंदिर की स्थापना हुई तो थी कि पाकिस्तान से भारतीय शरणार्थी जो आ रहे थे, उनकी वो पढ़ते पढ़ते छूट करके बच्चे आ गए, अब वो क्या क्या करें, तो उनके लिए रात्रि विद्यालय उन्होंने स्थापित किया। क्या बात है। इस विद्यापीठ की स्थापना भी रात्रि विद्यालय के रूप में हुई थी सबसे पहले। हाँ, और उन्हीं दिनों गजब है। तो 1947-48 की बात है, उस समय दादाजी ने स्थापित किया, और उसके बाद के अंदर इसके साथ में बहुत से विद्वान जो इससे संबंधित थे
तो उन्होंने मतलब कि दादाजी को कहा कि एक शोध प्रतिष्ठान भी हो जाना चाहिए। पिताजी को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। शोध प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। तो कुछ शोध ग्रंथ वहां से प्रकाशित भी हुए। जब विद्वान काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो काम करनी होगी, तो दूध तो लेंगे ना। कैसे आता? बहुत सुंदर अभी कहा। बहुत सुंदर। वो लोग तो मतलब कि देखिए वो लोग तो रहता ही अरधर बनी आदमी है, इसलिए थोड़ा ये तो कर ही लेते हैं। तो वो उसके बाद के अंदर मेरा तो कलकत्ते रहना हो गया। पिताजी की तबीयत पूरी ठीक रहती नहीं थी, दादाजी और प्रभु शरण हो गए। तो बाद के अंदर कालीन में कुछ कलकत्ते ले आया कि भाई यहाँ पर मैं बराबर खुद साथ सहयोग दे सकूंगा। तो एक डॉक्टर बाबूलाल शर्मा हैं जो कि शोध विद्वान थे, उन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। वो कलकत्ते आ गए तो वहां पर ये वैचारिक की पत्रिका काफी वर्षों से बीकानेर से निकल रही थी, लेकिन कुछ आनंद नहीं आ रहा। तो मैंने बाबूलाल जी कहा कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ करके और हम काम करेंगे। और ऐसा सौभाग्य रहा कि कलकत्ते के अंदर पिताजी को तो देखिए अध्ययन का शौक था, वो बहुत पढ़ते थे और खास तौर से जब से उम्र बढ़ी तो वो काफी अध्ययन करते रहे। मैंने संस्कृत बचपन में तो जरूर पढ़ी थी, लेकिन बाद के अंदर दुर्भाग्यवश मेरा आज कष्ट होता है मन के अंदर, मेरा अभ्यास छूट गया। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा और मैं विज्ञान के विषयों में ज्यादा, और पिताजी का अध्ययन दर्शन शास्त्रों के ऊपर और धर्म शास्त्रों के ऊपर और हिंदी साहित्य के ऊपर और आपके संस्कृत के भी बचपन के अंदर मैंने ठीक है कालिदास भी पढ़ा, बाणभट्ट भी पढ़ा, पाणिनि के साथ साथ के अंदर सिद्धांत कौमुदी के साथ के अंदर कुछ वो भी पढ़ने के लिए मौका पड़ा, लेकिन बाद में छूट गया। तो लेकिन उन्होंने वो पढ़ते थे और उस समय उनके साथ के अंदर उनके मित्र थे जयकिशन दास जी सादानी, तो वो मतलब कि बहुत अच्छे थे। तो कपड़े के व्यवसायी, कपड़ा बेचा करते थे, लेकिन इतना अध्ययन था उनका, तो उन्होंने मतलब कि एक तो उस समय डॉक्टर प्रभाकर माचवे कलकत्ते रहा करते थे, तो डॉक्टर प्रभाकर माचवे के वो शिष्य हो गए और उनके शिष्यत्व में इन बात के अंदर उन्होंने कुछ काम किया और डॉक्टर प्रभाकर माचवे का भी स्वर्गवास हो गया। सादानी जी और हम लगे रहे और उसका परिणाम स्वरूप ये ग्रंथ आपके सामने है। एक और सौभाग्य क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति संसद नाम से एक संस्था की स्थापना पिताजी ने कलकत्ते में की और वहां पर भारतवर्ष के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान आते थे। मैंने डॉक्टर बलदेव उपाध्याय और सीताराम जी चतुर्वेदी और इन सब का आशीर्वाद उस बचपन के अंदर प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अरे हम तो डॉक्टर बलदेव उपाध्याय के साथ क्रिकेट भी खेले हैं भाई। और खेले हुए थे, अब बच्चे थे तो मतलब कि मैं खेलना चाहते थे, तो मैंने चलो हम भी खेलते। मैंने कहा ये गुरु जी, और डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने मेरी परदादी का साध्य कर्म भी करवाया। ऐसी कृपा अद्भुत हुई थी, उसमें इतना स्नेह था उनका। बात देखिए, सीताराम जी तो मतलब धोट विद्वान थे, लेकिन थोड़ा सा तेज था और बड़े सौम्य स्वभाव के थे डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। एकदम चंद्रमा की शीतल, एकदम वो सामनी होती है उस तरह का उनका स्वभाव था। और भी बहुत से विद्वान वहां पर आते थे और आज भी पधारते हैं। तो उनका और जयकिशन दास जी का जो सानिध्य, एक तो संस्था के अंदर विद्वान आते थे, पिताजी का शौक था, और जयकिशन दास जी सादानी का अध्ययन था। तो केवल यही नहीं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का पद्यानुवाद, जयकिशन के देखिए यहाँ पर कामायनी की पुस्तक, इसका पद्यानुवाद अंग्रेजी में
बहुत सुंदर। और अंग्रेजी के अंदर मतलब कि इतना सुंदर पद्यानुवाद किया है, मूल भी है और अनुवाद दोनों साथ दोनों साथ साथ। मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे संग्रह में भी है और इनका चित्र भी है। तो जयकिशन दास जी ने ये कार्य किया। उसके बाद में एक सूरदास के पदों का उन्होंने पद्यानुवाद किया। ये सूरदास के पदों का पद्यानुवाद करना हंसी खेल नहीं है भाई, अरे समझने कठिन है, पढ़े क्योंकि जिन्होंने पहले अनुवाद किए थे इतने खराब अनुवाद किए, इतने जो बहुत से विद्वान एक बार सूरदास पंचती समारोह कलकत्ते में हुआ था, तो उसमें भी कैन ब्रायंट और ये सब आए हुए थे, सुना था तो वो बहुत बुरा लगा हमको, बड़ा अन्याय हो रहा था। लेकिन खैर जयकिशन दास जी ने 108 पदों का अनुवाद किया। उनके सानिध्य में ही भारतीय मूर्तिकला और भारतीय चित्रकला का अध्ययन किया और उसके कुछ लेख विद्वानों ने भेजे, उनका हमने संग्रह प्रकाशित किया पहले। लेकिन दुर्भाग्यवश जयकिशन दास जी सालानी का साल भर पहले स्वर्गवास हो गए, भगवत शरण हो गए वो भी। दूसरे एक बहुत बड़े विद्वान वहां पर मुझे मिले, डॉक्टर वासुदेव पोद्दार, अद्भुत विद्वान, भारतीय शास्त्रों का और आज का जो विज्ञान है, खासतौर से एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि एस्ट्रोनॉमी के जो विद्यार्थी हैं वो खासतौर से ध्यान दें, उन्होंने एक बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा, विश्व की काल यात्रा। मैं आपके लिए लेके आया हूं। सारी पुस्तकों में नहीं कहा बोधवाद, इसको कहा आपके लिए ले आया, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हाँ, इसकी मैं जानबूझ के 5 कॉपी लेके आया हूं। क्यों? अगर आप देखें कि जो तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, हमारे शास्त्रों में टाइम एंड स्पेस के लिए जो कहा गया है, वो उसको मतलब कि मैंने एस्ट्रोनॉमी थोड़ी बहुत पढ़ी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, लेकिन जो तत्व की जो खोज है और उसको जो समझना है, वो उस एस्ट्रोनॉमी के, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के की पहुंच भी वहां पर ठीक मन में संतोष नहीं होता है सारे थ्योरीज को पढ़कर। और जब मैं पोद्दार जी के संपर्क में आया, उन्होंने मतलब कि अपने शास्त्रों के वचनों को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया, बड़ा संतोष हुआ। जैसे हिरण्यमय न पात्र न सत्यस्य परितम, वो हिरण्यमय पात्र क्या है? जो विश्व का निर्माण हुआ, that started with a big bang, और नाद से, नाद ब्रह्म यहां कहा गया, और नाद से, नाद ब्रह्म से विश्व की सृष्टि हुई। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे है? और इस सारे विश्व के अंदर एक नाद विस्तृत है, सारा विश्व विस्तृत छाया हुआ है। प्रिमोर्डियल साइंस साउंड, वो क्या है? मैंने इन विषयों पर जिस समय मतलब कि चाहे W.H. हॉकिंस हो, चाहे रोजर पेनरोज हो, डेविड बोम हो, इन सब के जो विचार हैं वो पढ़े, और पढ़ने के बाद के अंदर मैं जिस समय मन के अंदर संतोष नहीं हो रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं चीज छूटी हुई है, अधूरी है।
मैं पोद्दार जी से मिला तो उन्होंने जो मुझे एक नया सोचने का दिशा अपने शास्त्रों के माध्यम से जो बताई, तब मुझे आभास होने लगा कि हाँ, यहाँ पर तत्व जो है वो तत्व के पास ही है, असली तत्व के पास। और इसी तरह से मैं सूक्ष्म की तरफ में अध्ययन करने के लिए गया तो मैंने क्वांटम फिजिक्स का काफी दूर तक अध्ययन करने की चेष्टा की। बहुत मुश्किल होता है, देखिए मैं उस जो गणित है क्वांटम फिजिक्स की उसको तो मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है उनको समझने की मैंने चेष्टा की। आइंस्टीन, नील्स बोर और श्रोडिंगर इन सबको पढ़ा अच्छी तरह से, और आज के अभी जो विद्वान है माइकल कापूर इन सबको धीरे में पढ़ा, थ्योरी ऑफ वाइब्रेटिंग सुपरस्ट्रिंग तक गया। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात क्या है आज के विज्ञान में कि एक बात समझाते हैं तो दूसरी तरफ मतलब कि एक कपड़ा वो कहते हैं कि एक जांग ढकते हैं तो दूसरी उभर जाती है। बड़ी मुश्किल है, संपूर्णता का उत्तर वहां पर नहीं मिल रहा है। तो जहां तक टाइम और स्पेस का सवाल था, काल और जो विश्व का फैलाव है उसका तो उत्तर पोद्दार जी से मिला। मैंने पोद्दार जी कहा कि पोद्दार जी मुझे सूक्ष्म के विषय में भी जो कहा गया है यहाँ उसको भी आप समझाइए, आप लिख के दीजिए। तो पोद्दार जी ने कहा मुश्किल है मामला, लेकिन मैं चलो लिख के दूंगा, और वो अपने नोट्स बना रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैंने पोद्दार जी के सामने रखा था और मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। मेरे आने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है। देखिए एक समय था, मैं अभी जो पश्चिमी सभ्यता की देन के कारण हम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो पश्चिमी विज्ञान ने मतलब कि जो खोज करनी शुरू की, तो पहले उन्होंने मैटर, जो आपके सॉलिड मैटर है, इसके ऊपर उनकी शोध है। और न्यूटन तक गुरुत्वाकर्षण और इन सब के सिद्धांत आए। वो क्या थे, जो ठोस पदार्थ है उनके बीच में आकर्षण शक्ति क्या होती है, उसी को लेकर के न्यूटन चले और वही चीजें चलती रही। उसके बाद के अंदर आ गई एनर्जी, तो फिर आया एनर्जी का विज्ञान, शक्ति का विज्ञान, जिसके अंदर वो आगे बढ़ते बढ़ते माइकल फैराडे और ये सब आए। आपके बहुत से इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का के ऊपर काफी रिसर्च हुआ। फिर आइंस्टीन आए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा जबरदस्त उन्होंने थ्योरीज दी हमको। मुझे बहुत सौभाग्य मिला कलकत्ते के अंदर कि मैंने प्रोफेसर सत्येन बोस और डॉक्टर वी डी नाग चौधरी जैसे विद्वानों के भाषण वहां पर सुने। नाग चौधरी जी के तो लेख भी हैं, उनसे संपर्क में गया था। तो एनर्जी विज्ञान, शक्ति का विज्ञान बढ़ते बढ़ते उससे संतोष वैज्ञानिकों को बहुत से विषयों के उत्तर उनको नहीं मिल पा रहे थे, बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ और उसका इतिहास पढ़े तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, मणिभूमि की किताब है उसके अंदर, उसमें उसका पूरा इतिहास दिया है, कैसे क्रमिक उसका विकास हुआ। तो उसको मैं पढ़ता रहा। लेकिन अब जाते जाते एक परिस्थिति ये आ गई कि ये जो एनर्जी विज्ञान है और ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये भी कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है कि भाई ये हमारे अंदर चेतना कहां से आ गई। निर्जीव पदार्थ से सजीव कैसे बन गया। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन निर्जीव से सजीव कैसे बना देगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा।
मैं कल ही पढ़ रहा था रोजर पेनरोज को। तो ये जो चेतना की जो बात है, इसके ऊपर विचार पश्चिमी विज्ञान के अंदर इदानी अभी आरंभ, और इसके ऊपर कितने ही विद्वानों के शोध आ रहे हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, रामकृष्ण मिशन के अंदर 4 कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी इस विषय पर, और उनके बहुत से शोध प्रबंध वहां पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत भी की गई। परिस्थिति ये आ गई है कि अब खोज करते करते साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर अब विचार आरंभ हो गया। पहले विचार होता था कॉन्शियसनेस एंड साइंस, और अब विचार हो रहा है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो दर्शन है, जो कि आप वेदों में, उपनिषदों के अंदर या और बहुत सी जगह देख रहे हैं, उस स्थान से आरंभ होता है। हम आरंभ ही कर रहे हैं उस चेतना के विज्ञान से। बाकी विज्ञानों को तो हम बहुत पीछे छोड़ कर जाते हैं। मैं क्या बताऊंगा, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसी संस्था के सदस्य हैं कि जहां पर जो अल्टीमेट साइंस है उसको जानने का आपको मौका यहां पर मिल सकता है। अब आप कह सकते हैं कि इसका जीवन में क्या उपयोग होगा। अरे भाई, रोजमर्रा के जीवन के अंदर तो दाल रोटी बनाने के अंदर तो मतलब कौन से मतलब कि आप साहित्य शास्त्र का उपयोग होगा और कौन से मीमांसा दर्शन का उपयोग होगा। बात ये नहीं है, क्योंकि जहां तक जीवन के रोजमर्रा के जो जीवन का सवाल है, उसके अंदर देखिए 3 हिस्से होते हैं हमारे। एक होता है हम और हमारा परिवार, दूसरा है हमारा कार्य क्षेत्र, जहां से हम रोजी रोटी अपनी कमाते हैं और जिंदगी बिताते हैं, और तीसरा है जो समाज, जिसकी संरक्षण के अंदर हम अपना जीवन यापन करते हैं। ये 3 क्षेत्रों के अंदर मनुष्य का जो कार्य है वो बटा हुआ है। तो जहां तक आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर मतलब कि आपके संस्कृत के अंदर जो विभिन्न विषय हैं उनका उपयोग क्या होगा, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन परिवार के बीच में जो रीति और नीति है और व्यवहार कैसे हो, इसका तो आपके पास अटूट भंडार है। और जहां तक समाज शास्त्र का सवाल है, जो नीति शास्त्र जितने हमारे यहां हैं, अरे भीष्म नीति है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, शुक्र नीति है, बृहस्पति नीति है, नारद नीति है, और कितनी नीतियां हैं। और उन नीतियों के बाद के अंदर की परंपरा और रही है, उसका अध्ययन का, उस नीति शास्त्र का। आज हम उस नीति शास्त्र को भूल रहे हैं। आज हम उस हितोपदेश को भूल रहे हैं जो मैंने बचपन के अंदर पढ़ा था। कितना अधिक नीति शास्त्र के उसमें भरा हुआ पड़ा कि हमको व्यवहार कैसे करना चाहिए और समाज को कैसे निर्माण करना चाहिए और हमारे जीवन को, हमारे परिवार का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो ये तो आपके पास के अंदर अथूट, बड़ा ही मतलब कि अमूल्य रत्नों से भरा हुआ भंडार है। और मैं आपके सामने झोली फैला करके मांगने आया हूं कि कृपया मेहनत करके उसमें से कुछ रत्न निकाल करके समाज को दीजिए। आप सब शोध विद्यार्थी हैं इसलिए। और मिश्रा जी हमारे HR डिपार्टमेंट के हेड है, इनको रोज नीति शास्त्र की जरूरत रहती, और ये वेस्टर्न थिंकर्स को लेकर के मजबूरी से कोट करना पड़ता है, जो कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो अंदर में जिस प्रकार से हमारे विचारों का निर्माण है, उसमें मेल नहीं खाता है। वो सारी जितनी भी मतलब की जो पुस्तकें HR की जो मैं देखता हूं, वो विचारों से मेल नहीं खाते। हम भारतवर्ष में हैं, हमको अपने विचार के अनुसार अपना निर्माण करना पड़ेगा। दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, हमने अपने मनवंतर में अपनी संस्कृति को प्राण दिया।
मित्रों, मैं पूछ रहा हूं कि आज हम किस संस्कृति को प्राण दे रहे हैं और किस संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ऊंची थी।